नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसे स्टार्टअप के बारे में बात करने वाले हैं जो इंडिया के गांव से शुरू हुई स्टार्टअप आज इंडिया के सबसे बड़े प्रॉफिटेबल स्टार्टअप है। यह एक ऐसा स्टार्टअप है जो कि एक बड़े शहर में ना रहकर एक छोटे से गांव में बसे हुए हैं और इनकी एक खास बात यह है कि इनके आधे से ज़्यादा एम्प्लॉय गांव से हैं और इस स्टार्टअप के खुद फाउंडर एंड सीईओ उसी गांव में रहते हैं। यह एक ऐसा स्टार्टअप है जो कि डे वन से प्रॉफिटेबल है और ना कोई इन्वेस्टमेंट और ना कोई मार्केटिंग। आज इस कंपनी की वैल्यूएशन 40,000 करोड़ है और इस कंपनी के कस्टमर की बात करें तो 8 करोड़ एंड एम्प्लॉय की संख्या है 16,000। इस कंपनी के रेवेन्यू की बात करें तो 7,000 करोड़ है, जिसमें से इस कंपनी की प्रॉफिट है 2700 करोड़। इनके बिजनेस 180 प्लस कंट्रीज में फैला हुआ है। एप्पल, नेटफ्लिक्स, अमेजोन, महिंद्रा जैसी कंपनी ये सब इनके क्लाइंट हैं। बिना कोई लोन, बिना कोई फंडिंग, खुद के दम पर खुद की पैसों से इन्होंने आज इतना बड़ा एम्पायर खड़ा किया है। ये कंपनी है जोहो। इस कंपनी के फाउंडर एंड सीईओ है मिस्टर श्रीधर वेम्बू जी। ये हमेशा प्रकृति से जुड़े हुए सिंपल सी जिंदगी जीते हैं। ना कोई बंगला, ना कोई बड़ी गाड़ी, ना कोई फैशन और ना कोई मस्ती। हमेशा सिंपल सी जिंदगी जीते हैं। बंगला की जगह ये एक छोटे से घर में रहते हैं। बड़ी गाड़ी की जगह इसके पास साइकिल और खुद की ऑटो है। ये ज़्यादातर लुंगी में रहना पसंद करते हैं। श्रीधर वेम्बू का जन्म 1968 में तमिलनाडु के एक छोटे से गाँव तंजावुर में हुआ था और इनका पूरा परिवार किसानी किया करते थे। इनके जन्म के कुछ ही वर्षों बाद इनके पिता चेन्नई में शिफ्ट हो गए और वहाँ वो हाई कोर्ट में स्टेनोग्राफर का काम करने लगे। श्रीधर वेम्बू बचपन से ही पढ़ने लिखने में अच्छे थे। चल झूठा। और 12th में टॉप करने के बाद जब इन्होंने जेईई का एग्ज़ाम दिया तो पूरे इंडिया में 27वां रैंक आया। उसके बाद ये पहुँच गए IIT मद्रास और ऐसा कहा जाता है कि श्रीधर वेम्बू अपनी फैमिली के एक ऐसे व्यक्ति थे जो ग्रेजुएट हुए। IIT मद्रास में जाते ही इन्होंने चूज़ किया इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। फिर उन्होंने कहा कि इसमें मज़ा नहीं आ रहा है, इसमें वो गहराई नहीं है जो मुझे चाहिए। इससे उनका मन पूरी तरह से ऊब चुका था, लेकिन फिर भी उन्होंने उस उबे हुए मन से ही उन्होंने एग्ज़ाम को क्लियर किया। फिर उन्होंने कहा कि ऐसा मज़ा मुझे कहाँ मिलेगा जो मुझे चाहिए। ओह गॉड, एक बार दिला फिर ये दे। चले गए US प्रिंसटन यूनिवर्सिटी पढ़ने, जो कि बहुत बड़े लेवल पर है इस फील्ड में। वहाँ पर जाके उन्होंने MS और PhD की पढ़ाई की, लेकिन फिर भी इन्हें मजा नहीं आ रहा है। ये इतना इंटेलिजेंट आदमी था कि इन्हें किताबें पढ़कर मज़ा नहीं आ रहा था। फिर इन्होंने कहा कि भाई देखो, मैं इन किताबों घोड़े से नहीं बैठ सकता हूँ, मैं अपनी खुद की लर्निंग खुद ही करूँगा। और ये किताबें लेकर लाइब्रेरी में बैठकर अपने ही हिसाब से किताबें पढ़ने लगे और खुद से रिसर्च करने लगे, बहुत सी चीज़ों को समझने लगे। अब लाइफ तो अच्छी खासी मज़े में चल रही थी, एक बढ़िया सी कंपनी में जॉब भी लग चुकी थी, लेकिन अंदर से उसे अब भी मज़ा नहीं आ रहा था। ये इतने इंटेलिजेंट आदमी थे कि एक बार कंपनी में एक प्रोजेक्ट था, उसके लिए C++ नॉलेज की ज़रूरत थी। वो लैंग्वेज उस समय उस कंपनी में किसी को आती नहीं थी, तो इन्होंने क्या किया कि किताबें पढ़कर खुद से ही सीख गए और थोड़ी ही देर में उनके बेसिस पर एक ऐसा सॉफ्टवेयर बना दिया जो हार्डवेयर भी उससे कंपेटिबल हो गया। आप मान तो सकते हैं कि ये जीनियस तो बचपन से ही थे। समझ रहे हो? 1996 में इनके भाई कुमार वेम्बू ने इन्हें बोला कि भाई एक कंपनी बनाती है खुद की और ये कंपनी इंडिया में बनाएंगे ताकि इंडिया में लोगों को रोजगार मिले और इंडिया का नाम हो। तो फिर ये अपने भाई के साथ सीधे पहुंच गए चेन्नई और एक छोटे से कमरे में बैठकर दोनों भाइयों ने कंपनी की शुरुआत की, जिसका नाम उन्होंने रखा था एडवेंट नेट। ये कंपनी की शुरुआत हुई तो इन्होंने कहा कि हार्डवेयर बनाते हैं, कुछ मशीनें इस तरह की बनाएंगे जिससे हम लोग बेचेंगे। और जितने भी सेविंग के पैसे थे सारे पैसे मशीनें बनाते बनाते खर्च हो गए, लेकिन उनकी मशीन बनी नहीं। फिर उन्होंने कहा कि यार हमारे पास तो उतनी सेविंग्स है नहीं, ऐसे में करे तो करे क्या। उन्होंने कहा कि हार्डवेयर छोड़ो, सॉफ्टवेयर कंपनी बनाते हैं, कम इन्वेस्टमेंट लगेगा और आसानी से काम भी हो जाएगा। उस समय इसे सॉफ्टवेयर एंड IIT के बारे में अच्छी खासी जानकारी थी, लेकिन बिजनेस के बारे में उतना जानकारी नहीं था। एक बार इन्होंने $30,000 का एक क्लाइंट से डील किया। जब डील हो गई, बातचीत सारी चीज़ हो गई, तब क्लाइंट ने उनसे कहा भाई जिस तरह से तुम मुझे सर्विस बेच रहे थे मैं तो उसे कभी लेता भी नहीं, वो तो तुम्हारी चीज़ इतनी बढ़िया थी कि मैंने सर्विस ले लिया, लेकिन जिस तरह से तुम मुझे बेच रहे थे वो तो मैं कभी ज़िंदगी में भी नहीं लेता। तो जैसे उसे पता चला कि उसमें सेल्स की स्किल्स नहीं है तो तुरंत उन्होंने एक सेल्स के बंदे को हायर किया। 2 साल तक उसके साथ साथ घुमा, धीरे धीरे सेल्स सीखी। तो फिर उन्होंने कहा कि अगर मैं मार्केट में घूम रहा तो टीम को कौन संभालेगा। तो फिर फाइनेंस के लिए एक बंदा को हायर किया, मैनेजमेंट के लिए एक बंदा को रखा और जैसे जैसे ज़रूरत बढ़ता गया उसी तरह से टीम भी बढ़ती गई। एक बार जब ये एक एग्जीबिशन में गए तो वहाँ पर अपना सॉफ्टवेयर दिखाया जनता को। उस सॉफ्टवेयर में जापानीज़ कस्टमर की लाइन लग गई। जापानीज़ कस्टमर जो है वो HP की कंपटीशन थे। HP जो है वो एक बहुत बढ़िया सॉफ्टवेयर प्रोवाइड कराता है, लेकिन ये सॉफ्टवेयर इतना महंगा है कि इसे आम लोगों की लेने की बस की बात नहीं थी। तो जापानीज़ कस्टमर ने कहा कि ये जो बड़ी कंपनियां अपने सॉफ्टवेयर महंगे दामों में दे रही है, क्या यही चीज़ आप अपने कम दामों में दे सकते हो? पहली बार आए हुए कस्टमर को वो जाने कैसे देते। तो उन्होंने कहा क्यों नहीं, ज़रूर देंगे। और वहाँ से उसे एक टर्निंग पॉइंट मिला कि उसका कंपटीशन क्या है। ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं अपने सॉफ्टवेयर बनाकर बड़े बड़े लोगों को दे रही है, बस यही चीज़ हमें बड़े लोगों को नहीं दे के छोटे छोटे लोगों को देनी है, बस उसके बाद पैसा ही पैसा होगा। मेरा धंधा सेट है।
ये चीज़ तो यहाँ से उनको समझ आ चुका था कि उनके कस्टमर कौन है। इसी तरह उसे 1998 में एक बहुत बड़ा ऑर्डर मिला और उस कंपनी की रेवेन्यू 2 साल में $1 मिलियन यानी कि इस समय के हिसाब से 8 करोड़ रुपया तक पहुँच गया था। उस समय .com का दौर चल रहा था, हर बड़ी बड़ी कंपनियों को अच्छी खासी दाम पर खरीदा जा रहा था। तब इसका वैल्यूएशन धीरे धीरे बढ़कर $1 मिलियन से बढ़कर $2 मिलियन तक पहुँच चुका था। उस समय इनको एक ऑफर आया सेल्स फोर्स कंपनी की तरफ से $25 मिलियन में कंपनी बेचने का। उस समय उनकी कंपनी में 5 लोगों की टीम थी। 5 लोग एक साथ बैठे और कहा कंपनी को बेचनी है क्या। उन 5 लोगों ने कहा कि कंपनी अच्छी खासी चल रही है, फिर दिक्कत क्या है, जैसी चल रही है चलने देते हैं। उन्होंने तुरंत उसे मना कर दिया। साल 2000 आते आते इनकी 115 लोगों की टीम हो चुकी थी और कंपनी का टर्नओवर $10 मिलियन हो चुका था। सन 2000 में ही एक .com बस्ट हुआ था। नेस्डैक जो 5000 पॉइंट पे था कुछ ही समय बाद टूट कर 1100 पॉइंट पर आ गया था। सिस्को, इंटेल, ओरेकल जैसी कंपनी के शेयर 80% टूट गए। तो इसका तो एक छोटा सा स्टार्टअप था, इसका क्या हुआ होगा। इनके 80% क्लाइंट रातों रात बर्बाद हो गए, यानी कि 100 में से 80 क्लाइंट इनके रातों रात बर्बाद हो गए। जबकि इनकी कंपनी शेयर मार्केट में लिस्टेड भी नहीं थी, फिर भी इनको बहुत बड़ा झटका लगा। अब ऐसी स्थिति में इन्हें मालूम हुआ कि मेरे तो पुराने क्लाइंट बर्बाद हो चुके हैं, अब नए क्लाइंट जल्दी बनने वाले नहीं हैं। अब जो उधारी थी वो तो डूब चुकी थी, अब 115 लोगों की सैलरी निकालनी थी, तो वो कैसे होगा। इस समय काम आया श्रीधर वेम्बू जी, जो कि कुछ कैश बचाए हुआ रखा था। इन्होंने इधर उधर की आलतू फालतू चीज़ों में पैसा को खर्च नहीं करके इन्होंने वो पैसा को बचाए हुए रखा, तो उस समय ये पैसा काम आया। इन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, जब तक ये हालत सुधर नहीं जाती है अपने पास इतना पैसा है कि 6 से 12 महीने तक सब मैनेज हो जाएगा। 115 लोगों की टीम में से उन्होंने किसी को भी नहीं निकाला। और आजकल बड़ी बड़ी कंपनियां क्या करती हैं कि कंपनी में कहीं भी लॉस आया वो अपने एम्प्लॉय को निकालने लगती है, जबकि इन्होंने किसी को भी नहीं निकाला और ये अपने सारे टीम को रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर लगा दिया। उन्होंने कहा कि अब तुम लोग सिर्फ ये रिसर्च करो कि मार्केट में क्या नया चीज़ निकल सकती है और क्या नया प्रोडक्ट बन सकता है। और बहुत सी रिसर्च के बाद इनकी टीम ने एक सॉफ्टवेयर बनाया मैनेज इंजन, ये बहुत ही अच्छा खासा रेवेन्यू ला कर दिया। उसी समय उन्होंने एक चीज़ और सोचा कि एक सॉफ्टवेयर बनाते हैं जोहो। इसके अंदर क्या होगा कि बिजनेस से रिलेटेड जितने भी फंक्शन होंगे, HR, मैनेजमेंट, हायरिंग, फाइनेंस, इससे रिलेटेड एप्लीकेशन होंगे, इससे रिलेटेड ऐप्स होंगे, इनके सर्वर हमारे पास ही रहेगा। जो भी बंदा है वो उसे ऑनलाइन डाउनलोड करके अपने काम में ले सकता है। इन्होंने सेम उसी तरह टेक्निक फॉलो किया जो पहले किया था। जैसे अगर कोई बड़ी कंपनी बड़े सॉफ्टवेयर कंपनी से सॉफ्टवेयर लेगा तो वो 1 करोड़ लेगा, और जोहो ने क्या किया कि वही सॉफ्टवेयर वो 1 लाख में देता है। इस कंपनी का नाम अभी भी एडवेंट नेट ही था। जोहो सिर्फ इसका एक प्रोडक्ट का नाम था। इससे पहले ये कंपनी अमेरिका में एडवेंट नेट नाम से रजिस्टर थी, तो इन्होंने कहा कि इंडिया में भी तो एक कंपनी रजिस्टर होना चाहिए। तो फिर इन्होंने साल 2009 में इंडिया में एक कंपनी रजिस्टर किया और उसका नाम उन्होंने रखा जोहो कॉर्पोरेशन। साल 2009 में इसकी कंपनी इंडिया में जोहो नाम से रजिस्टर्ड हो गई। लेकिन इससे पहले ये कंपनी अमेरिका में बहुत बढ़िया काम कर रही थी। 2009 में कंपनी इंडिया में रजिस्टर होने के बाद कंपनी और भी तेज़ी से फैलने लगी। इस कंपनी का नाम आप ज़्यादातर इसलिए नहीं सुनते हैं क्योंकि ये अपनी मार्केटिंग करते ही नहीं है। ये अपनी मार्केटिंग में 0 रुपया खर्च करते हैं। इनके कुछ कॉन्सेप्ट्स है जो इनकी ग्रोथ में बहुत ज़्यादा मदद किया है। तो वो कॉन्सेप्ट्स है लो कॉस्ट। इनके लगभग 80% क्लाइंट अमेरिका के हैं। ये इंडिया में कंपनी क्यों खोला था? पहला तो इन्होंने सोचा कि इंडिया में लोगों के लिए जॉब जनरेट होगा, और दूसरा इंडिया का नाम होगा, और तीसरा इंडिया में सस्ते लेबर मिलेंगे। ये क्या करते हैं कि इंडिया के सस्ते लेबर से अपने सॉफ्टवेयर बनवाते हैं और अमेरिका में महंगे दामों में इसे बेच देते हैं। इसी वजह से ये मार्केट में टिके रह गए हैं और अभी तक टिके हैं। इसकी एक और खास बात है कि इनके प्रोडक्ट बहुत सारे हैं। इनकी टीम ही इतनी पावरफुल है कि ये हर साल 3 नए प्रोडक्ट लॉन्च कर देते हैं, और ये प्रोडक्ट भी ऐसे बनाते हैं कि उनके पुराने प्रोडक्ट को सपोर्ट करें। ये एक तरह से अपना पूरा इकोसिस्टम तैयार कर दिया है, जिस तरह एप्पल करता है। मार्केट में इनके लगभग 45+ प्रोडक्ट का इकोसिस्टम बना हुआ, और इस समय ये बिजनेस 180+ कंट्रीज में फैला हुआ। जोहो की तीसरी एक और खास बात है कि इन्होंने प्रीमियम मॉडल की। इन्होंने कहा कि आप पहले मेरे सॉफ्टवेयर को 1 से 2 महीना फ्री में इस्तेमाल करो, अगर आपको रिजल्ट अच्छी खासी देखी तो बाद में पैसा देना, वरना रहने देना। तो लोगों ने इसे यूज़ किया और अच्छी खासी रिजल्ट दिया, तो वो लोग इसे यूज़ करने लगे। लास्ट चौथी खास बात यह था कि बड़ी कंपनियां हमेशा बड़ी कंपनी के लिए सॉफ्टवेयर बनाती थी और इसका चार्ज भी हाई होता था, लेकिन जो छोटी कंपनी है इसके लिए तो कोई था ही नहीं। तो जोहो ने कहा कि इनके देखभाल के लिए मैं हूँ। ये 4 पॉइंट की वजह से जोहो आज मार्केट में टिका हुआ और हिट कर गया। इनके हायरिंग की टेक्निक बहुत ज़बरदस्त है। जो टॉप कंपनी है TCS, गूगल, टेक महिंद्रा, ये सारी कंपनी बड़े बड़े कॉलेज में जाकर जो टॉप के बच्चे होते हैं ये सब उसे हायर करते हैं। इन्होंने कहा कि हम कोई कॉलेज नहीं जाएंगे। इन्होंने क्या किया कि अपना ही एक यूनिवर्सिटी खड़ा कर दिया, जोहो यूनिवर्सिटी। इसमें 10 to 12 वाले बच्चों को टेक से रिलेटेड सारी चीज़ें सिखाती है। ये 6 महीने का कोर्स करवाते हैं, बच्चे उसे कंप्लीट करता है। अगर इन्हें उसमें से किसी बच्चे का काम पसंद आता है तो वो उसे खुद ही अपनी कंपनी में हायर कर लेते हैं। इस यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए किसी बच्चे को कोई पैसा नहीं देना पड़ता, बल्कि उस बच्चे को उल्टा 10,000 रुपये मिलता है। पैसा ही पैसा होगा।
पढ़ने के लिए। जोहो में काम करने वाले 15% एम्प्लॉय के पास कोई फॉर्मल डिग्री नहीं है। 10वीं या 12th के बाद आए, कोडिंग सीखा और काम करना स्टार्ट कर दिया। जोहो में उसका रेवेन्यू का इंडिया से 10 से 15% ही आता है, यानी कि इनका लगभग 85% रेवेन्यू यूएस से आता है। मिस्टर श्रीधर वेम्बू जी, इनका दिन सुबह 4 बजे चालू हो जाता है। 4 बजे जगते हैं, यूएस के क्लाइंट के साथ जो मीटिंग होती है वो करते हैं। उसके बाद 6 बजे निकल जाते हैं और लोकल तालाब में नहाते हैं। उसके बाद खेत का एक चक्कर लगाते हैं। फिर नाश्ता करने के बाद इनका दौर चालू हो जाता है मीटिंग्स के लिए। उसके बाद शाम को वापस गार्डन का एक चक्कर लगाया, खुद की खेती बाड़ी करते हैं और फिर रात को कहीं पेड़ के नीचे जाकर सो जाते हैं और अगले दिन सुबह उठकर फिर से वही रूटीन स्टार्ट हो जाती है। इनसे हमें ये सीखने को मिलता है कि जब भी आप कुछ स्टार्ट करो तो खुद के पैसों से स्टार्ट करो, क्योंकि जब आप इन्वेस्टर से पैसे लेते हो तो वो आपको दुनिया भर की दबाव बनाते हैं। और दूसरा ये कि बिजनेस करने का मतलब हमेशा लग्जरी लाइफ नहीं होना चाहिए। और तीसरा ये कि आप जो भी चीज़ कर रहे हैं उसमें आप गैप ढूंढें और उस गैप को पूरा करें। और चौथी चीज़ ये कि हम जिस चीज़ से बने हैं उसे हमें भूलना नहीं चाहिए, हमें हमेशा प्रकृति से जुड़ा रहना चाहिए। बाकी इस स्टोरी से आपको क्या सीख मिली ये चीज़ आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। एंड इसी तरह कंटेंट देखने के लिए जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सो सब्सक्राइब माई चैनल।